नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। तो आज तारीख है 5 मार्च और आज की डेट पर मैं आपको पिछले दिन वाले भी करंट अफेयर्स कराऊंगा। तो दोनों के करंट अफेयर्स आज जो मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक मैसेज है आपके लिए, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आज का याद हो पाएगा। और ये मेरा आजमाया हुआ है कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, फिर वन लाइनर पढ़ते हैं और फिर क्विज पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो मुझे आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए कि एक ही वीडियो पर्याप्त है, कि तीनों अलग अलग बनाऊं, कि एक वीडियो को एक साथ पब्लिश कर दूं। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फेज में हूं और कंफ्यूजन में भी हूं। तो इन सब चीज़ों से मुझे बचा लीजिए और थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए, आप अपने कमेंट जरूर लिखें। और आपके कमेंट जो होते हैं वो बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, मैं केवल उनसे ही अंदाजा लगा पाता हूं कि मुझे क्या करना है। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर ये है, आईईए बायो एनर्जी टीसीपी। क्या है ये? केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो एनर्जी टीसीपी, ये ग्रुप है, इसका 25वां सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दी है। कौन सा सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दी? 25वां सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम से पहले से ही 24 देश शामिल हैं, जिनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा भारत कौन सा सदस्य बनने जा रहा है, 25वां सदस्य बनने जा रहा है। अब आप बात कर लेते हैं आईईए का फुल फॉर्म क्या है। आईईए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम, यानी कि आई इंटरनेशनल एनर्जी, ई एजेंसी, ए टेक्नोलॉजी यानी टी, कोलैबोरेशन यानी सी, पी यानी कि टीसीपी। ऑन बायो एनर्जी अर्थात अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का जैव ऊर्जा विषयक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम हिंदी में। इस कार्यक्रम से नीति और तकनीक दोनों स्तर पर कई लाभ होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास की क्षमताओं में सुदृढ़ता यानी कि उनको बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास के प्रतिफलों की गुणवत्ता में वृद्धि, तकनीकी क्षमताओं के विषय में सूचनाओं का प्रसार, नई तकनीकों के अधिष्ठापन में तेजी लाना और ऊर्जा नीति के निर्माण में योगदान करना। तो फिलहाल आईईए पे बायो एनर्जी टीसीपी का जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में है, और जो इसके डायरेक्टर हैं यानी कि जो उसके अभी जिनके डायरेक्शन में ये चल रहा है वो है फतिह बिरोल, डॉक्टर फतिह बिरोल। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, डॉक्टर फतिह बिरोल। अब यहां पर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है दोस्तों? वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आईईए बायो एनर्जी टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। वो तो आपको समझ में आ गया कि उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी। और दूसरा ये बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर फतिह बिरोल, निदेशक। और ये बन सकता है कि भारत इसका कौन सा सदस्य बनने वाला है, तो भारत इसका 25वां सदस्य बनने वाला है। ठीक, अगली जानकारी की ओर चलते हैं। अगली जानकारी है आपकी फेम से। कुछ दिन पहले मैंने फेम के बारे में चर्चा की थी। फेम क्या है? फेम एक इंडियन स्कीम है, यानी कि एक योजना है। इसमें होना क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हाल ही में फेम इंडिया फेज 2, तो ध्यान रखिएगा ये दूसरा फेज है, पहला फेज लागू हो चुका है, नामक योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। फेम इंडिया का योजना का पूरा नाम है फास्टर, एफ फॉर फास्टर, एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम योजना का संबंध किससे है? आपकी बिजली से चलने वाली गाड़ी, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाले वाहन से संबंधित है। देखिए भारत में पेट्रोल और डीजल की धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है और आगे आगे आने वाले समय में ये चीजें समाप्त ही हो जाएंगी। तो इसके लिए फेम योजना चलाई जा रही है। आप देखेंगे कि डीजल की जो कार का प्रोडक्शन है वो लगभग इंडिया में बंद कर दिया गया है, अब केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आएंगे। और जो भी जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि होंडा, आपका होंडा, हुंडई, मारुति, ये सभी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने लगी हैं, तो उससे जुड़ी हुई है ये। इस योजना का उद्देश्य देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से आगामी 3 वर्षों तक चलेगी और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। यह योजना फेम इंडिया 1 अप्रैल 2015 में चली थी। ये एक जो फेज 1 था, इंडिया 1, आपको ध्यान रखना, फेम इंडिया 1 नाम था उसका, इसका फेम इंडिया 2 नाम होगा। तो विस्तारित संस्करण है। सार्वजनिक परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना है। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देख लें। टारगेट क्या है 2020 तक?
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। इसके जो टारगेट है वो है, इसके टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका टारगेट है 6 से 7 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2020 तक डेवलप करना। हाइब्रिड व्हीकल वो होते हैं जो पेट्रोल से भी चल सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक से भी चल सकते हैं। 9500 मिलियन लीटर्स ऑफ एस्टिमेटेड कंजप्शन ऑफ फ्यूल क्यूमुलेटिव फ्यूल सेविंग, यानी लगभग 9500 मिलियन लीटर पेट्रोल की बचत करना। 2 मिलियन टन रिडक्शन इन द पॉल्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, यानी 2 मिलियन टन का रिडक्शन करना, यानी कि कमी लाना जो भी ग्रीन हाउस है गैसेज है। 65,000 डायरेक्ट एंड 3,000 इनडायरेक्ट जॉब, और इस तरह से 65,000 लगभग मतलब प्रत्यक्ष रूप से और 3 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियों का निर्माण करना है। तो ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीपीएससी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला है एएन झा, 15वें वित्त आयोग के सदस्य। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था वो वाईवी रेड्डी के अध्यक्षता में था। पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा, नाम ध्यान रखिएगा, अजय नारायण झा हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। झा को शक्तिकांत दास, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर बना दिया गया है, उनकी जगह पर ये सदस्य में शामिल थे, जिन्हें आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त होने के बाद आयोग के सदस्य में इस्तीफा दे दिया था। झा मणिपुर कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वह केंद्र सरकार में वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। जो आपका वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 के तहत बनाया गया था। 280 अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 280 में वर्णन है। सबसे पहला जो वित्त आयोग था ये आपका आर्टिकल नंबर 280 में है। सबसे पहला जो वित्त आयोग था आर्टिकल 281 में वर्णित है, मतलब वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और जो सबसे पहला वित्त आयोग था केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था, केसी नियोगी। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, जो 1951 में चला था, 1951 से लेके। वैसे तो ये पहले तो ये था कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है वित्त आयोग की। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करना और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को वित्तीय सलाह देना। तो वित्त आयोग का मतलब हो गया भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो पूरी उसी तरह से उसको बैलेंस करना, तो ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन केसी नियोगी थे। अभी हाल के जो अध्यक्ष हैं यानी वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में से एक अभी आपके अजय नारायण झा हैं और शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, क्योंकि शक्तिकांत दास जी को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त होने के कारण उनको ये पद छोड़ना पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि एएन झा 15वें वित्त आयोग। यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की डेट में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। दूसरी बात, आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 280 में ये शामिल है। केसी नियोगी हैं, केसी नियोगी सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो 1951 में बना था। आज के डेट टाइम पे यानी करंट टाइम पे कौन से चल रहे हैं? वो एन.के. सिंह है। और अभी हाल ही में इनको किसको वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया तो वो नाम होगा अजय नारायण झा। इनको आप एएन झा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगली जानकारी को चलते हैं। अगली जानकारी, जेओरेस अल्फोरो, नाम जरूर याद रखिएगा। जेओरेस अल्फोरो का निधन हो गया है। ये एक रूसी भौतिक विज्ञानी थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये 88 वर्ष की उम्र के थे और 2000 में इनको नोबेल मिला था उच्च गति और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने बहुत जगह इफेक्ट देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स देखी होगी। आपका जो फोन का सेंसर होता है, जो टच पैड होता है, वो भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही काम करता है कि उसमें लाइट जलती है और आप उसके ऊपर टच पैड जो भी होता है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर हेटेरोस्ट्रक्चर को विकसित किया था और अमेरिका के वैज्ञानिकों जैक किल्बी और हर्बर्ट क्रामर के साथ मिलकर अल्फोरो को भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें 1972 में यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक संबंधित सदस्य और 1979 यानी 1979 में एक पूर्ण सदस्य चुना गया था। देखिए दोस्तों, जो नोबेल से क्वेश्चन आता है वो नोबेल पुरस्कार किसने जीता है इस साल, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाई चांस कभी भी इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं कि उन्होंने इस साल किसका निधन हो गया। तो रूसी बहुत सारे, अभी मैं पिछले 1 महीने के दौरान देखूँ तो कम से कम 2 या 3 ऐसे आदमी थे जो उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, उनका निधन हुआ। उनमें से एक और शामिल हो गए हैं, जेओरेस अल्फोरो। ये कहाँ के थे? ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और भौतिक विज्ञान का नोबेल इन्हें प्राप्त हुआ था। अगली जानकारी है रोजर फेडरर से। रोजर फेडरर आज की डेट में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे महानतम टेनिस प्लेयर हैं। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, यानी स्विट्जरलैंड से आते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि रोजर फेडरर, कोई भी टेनिस का खिलाड़ी हो, उसके देश का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो किस देश से बिलोंग करता है। तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और उनका 100वां एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं उनके लिए है प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में 20 वर्षीय स्टेफानोस स्टिपास को हराकर अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। 20 बार, जिसमें से ग्रैंड स्लैम है। इन 100 खिताब में से 20 बार के ग्रैंड स्लैम है और 100 खिताब अपने नाम करने वाले अमेरिकी जिमी कॉनर्स के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं। फेडरर को कॉनर्स के पुरुषों के 109 रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 10 खिताब और जीतने पड़ेंगे। अभी तक वो 100 जीत चुके हैं, अगर 109 जीतेंगे तो बिल्कुल वो कॉनर्स जो थे, अमेरिकी जिमी कॉनर्स जो हैं, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। लेकिन अब तक मार्टिना नवरातिलोवा ने अपने कैरियर के दौरान 167 महिला एकल खिताब जीता है। तो टेनिस में अब तक सबसे ज्यादा किसी ने भी खिताब जीते हैं तो वो है मार्टिना नवरातिलोवा। तो आपको ध्यान रखना होगा, रोजर फेडरर 100वां एटीपी और उन्होंने अपना 100वां एटीपी यानी कि एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल खिताब जीत लिया है। अगली जानकारी है, अमेरिका ने बंद किया जेरूसलम में अपना वाणिज्य दूतावास। तो जेरूसलम इजराइल में है और इजराइल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से जेरूसलम में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है। फिलिस्तीनियों के लिए अपने मुख्य राजनयिक मिशन की स्थिति को बदलने के लिए, पदावनित लिखा हुआ है, बदलने के लिए इजराइल में अमेरिकी दूतावास को बदल दिया है। अब जो अमेरिकी दूतावास है वो फिलिस्तीनियों के लिए काम करेगा, उनकी एक इकाई के रूप में काम करेगा। तो फिलहाल अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यह निर्णय राजनीतिक व्यवस्थाओं की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। दशकों तक वाणिज्य दूतावास फिलिस्तीनियों के लिए एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करता था। अब उस आउटरीच को एक फिलिस्तीनी मामलों की इकाई द्वारा दूतावास की कमान के तहत नियंत्रित किया जाएगा, यानी कि इसमें जो भी मामले डिस्कस होंगे वो सिर्फ फिलिस्तीनी मामले ही डिस्कस होंगे। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये ग्रीस यानी यूनान, ये साइप्रस है, लेबनान, और यहाँ पर है इजराइल की स्थिति। ये लाल सागर सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, टर्की, इनके आसपास में ही एक छोटा सा देश है इजराइल, और जिसे पूरी दुनिया थर्राती है। उसी के बगल में थोड़ा सा एक अलग देश है, वो है जेरूसलम। तो यहाँ पर एक अलग ये जगह, यहाँ पर जेरूसलम में उन्होंने किसने अभी हाल ही में अपना वाणिज्य दूतावास बंद, वाणिज्य का मतलब जो उनका बिजनेस पर्पस का जो दूतावास होता है उसको बंद कर दिया है। तो वो किसमें है, वो किसने बंद किया है? अमेरिका ने। अगली जानकारी में, बायो एशिया 2019 में जीनोम वैली एक्सीलेंस वैली पुरस्कार। बायो एशिया के 16वां संस्करण, ये ध्यान रखिएगा, बायो एशिया का कौन सा संस्करण है? 16 संस्करण आयोजन हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में किया गया। यह तेलंगाना सरकार का फ्लैगशिप इवेंट है। इस सम्मेलन में तकनीकी विस्फोट पर यानी कि टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन पर बात हो रही है कि किस तरीके से तकनीक एकदम से फटती चली जा रही है, मतलब एकदम से विस्तारित होती जा रही है, एकदम से बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर फोकस किया जाता है। इस सम्मेलन में 50 देशों के 1500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्लीवलैंड की फोटो आप देख पा रहे होंगे, कैंसर जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर क्लीवलैंड। ये कहाँ के हैं? ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हैं। किस पे काम करते हैं? कैंसर जेनेटिक्स पे काम करते हैं। और ये संस्करण कौन सा था? ये 16वां संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना, हैदराबाद में किया गया। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के इस टाइम करंट में मुख्यमंत्री हैं और एल नरसिम्हन वहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगली जानकारी पर चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है, EASE सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रैंकिंग प्रदान की गई है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों को EASE रिफॉर्म पर आधारित रिपोर्टें जारी की गई। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूल्यांकन 140 मैट्रिक व 6 थीम में किया गया है। यह 6 थीम निम्नलिखित है। ग्राहक प्रतिक्रियात्मकता, यानी कि कौन सा बैंक ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनका क्या प्रतिक्रिया देता है। जिम्मेदाराना बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ टेक, उद्यमी मित्र के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डिजिटलीकरण या वित्तीय समावेशन कैसा रहा है उनका, परिणाम सुनिश्चित करने में कैसे रहे हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, सुधारों के क्रियान्वयन में पंजाब नेशनल बैंक पहले स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें तो EASE का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो EASE सूचकांक क्या होता है? इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड है। ये पहले स्थान पर कौन सा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक रहा है। अगली जानकारी पर, भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौशलेंद्र सिंह पटेल तथा आचार्य तल्लोज को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इनको चेयरमैन नियुक्त किया। चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? भगवान लाल साहनी को
और आपके जो कौशलेंद्र सिंह पटेल हैं, आजाद तालिब को इसका आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 तथा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद बनाना पड़ा था, नया आर्टिकल बनाना पड़ा था 338B। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली जानकारी पर चलते हैं। अगली जानकारी में है मैनामती मैत्री युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास जरूर ध्यान में रखा करें कि किसके किसके बीच में हुआ है। तो आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि यहाँ इंडिया का झंडा है और ये बांग्लादेश का झंडा है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्डर्स बांग्लादेश के बीच हाल ही में 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ। इस युद्ध का अभ्यास का नाम बांग्लादेश के कोमिला से, बांग्लादेश में एक स्थान है कोमिला, वहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक मैनामती पर्वत के श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इस स्थान पर प्राचीन बौद्ध स्थान स्थित है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश के कोमिला में श्रीमंतापुर के निकट किया गया। इस युद्ध अभ्यास में आयोजन का उद्देश्य तस्करी तथा आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अभ्यास करना था। तो जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये कि मैनामती अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया और कहाँ। तो वो बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट ये है कि किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश में है। भारत और बांग्लादेश में। कोमिला का रिलेशन कहाँ से है? कोमिला बांग्लादेश से जुड़ता है। तो ये शब्द कुछ जो मैं सर्किल कर देता हूँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया करिए क्योंकि पता नहीं है कहाँ से आपके रिलेट कर जाए और कब आपसे पूछ ले। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। और ये है, अब बारी है वन लाइनर की। हम लोग जल्दी जल्दी वन लाइनर देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला वन लाइनर आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का 25वां सदस्य बनने को मंजूरी दे दी है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है होंगे वो अब IEA बायो एनर्जी यानी कि आपके TCP यानी कि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम के हिस्से बन जाएंगे और ये 25वां देश होगा जो भारत यहाँ पे 25वें देश के तौर पर जुड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हाल ही में फेम इंडिया के किस फेज की योजना का क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो वो सही है। दूसरा आंसर है फेज 2। फेज 2 आपका 2019 से लेके आपका 3 साल के लिए चलेगा और जबकि 2015 से फेम 1 की शुरुआत हुई थी। ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अजय नारायण झा को 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इन्होंने शक्तिकांत दास जी की जगह ली है जिनको RBI का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में किस रूसी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? उनका नाम है जेओरेस अल्फेरेव। नाम क्या है? जेओरेस अल्फेरेव। हाल ही में रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में 20 वर्षीय ग्रीक स्टेफानोस लिस्टपास को हराकर अपने कैरियर के कौन सा ATP खिताब पर कब्जा किया है? तो देन द राइट आंसर विल बी 100वें खिताब पर कब्जा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कहाँ के अपने वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है? तो वो है जेरूसलम के उन्होंने वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्लीवलैंड को कैंसर जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड। देन द राइट आंसर विल बी जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईस रिफॉर्म पर आधारित, इसका फुल फॉर्म आपको याद है, रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में सुधारों के क्रियान्वयन में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा? देन द राइट आंसर विल बी पंजाब नेशनल बैंक। सुधारों के क्रियान्वयन में सबसे पहले स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? देन द राइट आंसर विल बी भगवान लाल सहानी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत तथा किस देश के बीच हाल ही में 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास संपन्न हुआ? वो बांग्लादेश के मैनामती पर्वत के नाम पर रखा गया है और उस जगह पर ये अभ्यास खत्म हुआ। तस्करी और जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों के कारण इसको खत्म किया गया है। तो अब बारी है दोस्तों क्विज देखने की। जल्दी फटाक से जल्दी देखते हैं कितना आपको याद हुआ है और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आज का याद हो जाएगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और परेशान मत होइए। मैं 7 मार्च को आपको करंट अफेयर्स, फरवरी के पूरे करंट अफेयर्स 100 मेन MCQ हैं वो करवा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का 25वां सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है? देन द राइट आंसर इज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सही आंसर होगा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हाल ही में फेम इंडिया के किस फेज योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है? देन द राइट आंसर विल बी फेज 2। फेज 2 है 2019 से लेकर 2022 तक चलेगा, जबकि आपका फेज 1 2015 से लेकर 2019 के बीच में चला था।
और ये इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस रूसी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? एक क्वेश्चन छूट गया था। हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? देन द राइट आंसर इज अजय नारायण झा। अजय नारायण झा ने शक्तिकांत दास जी की जगह ली है, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं। हाल ही में किस रूसी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है जेओरेस अल्फेरेव। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में हेक्सो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का हेक्सो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको नोबेल 2000 में नोबेल मिला था और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये 88 वर्ष की उम्र के थे। हाल ही में रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल 20 वर्षीय इसको स्टेफन नॉस लिस्पास को हराकर अपने करियर का कौन सा एटीपी खिताब जीता है? तो उन्होंने 100वां खिताब जीता है। अगर वो 10 खिताब और जीत लेंगे तो जेमी कॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, उनको 110 खिताब, क्योंकि उन्होंने 109 खिताब जीत रखे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली हैं, 167 खिताब जीते हैं मार्टिना नवरातिलोवा। तो सबसे ज़्यादा खिताब उन्होंने जीत रखे हैं, तो ये रिकॉर्ड तो उन्हीं के नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कहाँ के अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया है? देन द राइट आंसर विल बी जेरूसलम के अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया है और इसमें उसको फिलिस्तीनी इकाई के रूप में स्थापित कर दिया है। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्लीवलैंड को कैंसर जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2018, जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2018 के लिए उनको सम्मानित किया गया है। 2018, नाम तो सभी वही हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज रिफॉर्म पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में सुधारों के क्रियान्वयन में से कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा? देन द राइट आंसर विल बी पंजाब नेशनल बैंक। इसमें 6 थीम है और उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है भगवान लाल साहनी, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत और किस देश के बीच हाल ही में 3 दिवसीय मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अभ्यास अभी संपन्न हुआ। तो ये हो गए आज के आपके क्विज भी, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं, अपने कमेंट लिखना ना भूलिए, अपने सजेशन लिखना ना भूलिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा, और जैसा मुझे आसानी होगी, हमको और आपको दोनों को एडजस्ट होना पड़ेगा। कुछ मैं एडजस्ट होता हूँ, कुछ आप एडजस्ट होइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी समय की कमी की वजह से, कभी रिसोर्सेज की कमी की वजह से मेरी लिमिटेशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपकी मांग को पूरा नहीं कर पाता। बाकी मैं चाहता यही हूँ कि आप सभी मुझे पसंद करें, मतलब आपको जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा ही करूँ। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।